स्टूडेंट्स, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज फिर आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियों का हमारा ये तीसरा वीडियो। इसके पहले हम अनुसूचित जनजातियों के विषय में प्रावधान क्या है मध्य प्रदेश में उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, जनसंख्या के आंकड़े अनुसूचित जातियों के क्या हैं या उनकी और क्या विशेषताएं वगैरह हैं, मुख्य रूप से जो कॉमन है सब अनुसूचित जनजातियों के लिए, वो हम पहले वीडियो में देख चुके थे। अब ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद की वीडियोज में हम जो है अनुसूचित जातियों के नाम व उनकी अपनी विशेषताएं, जैसे भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, बैगा, सहारिया, भारिया, ये जनजातियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये जो करंट का वीडियो है, इसमें हम भील और गोंड जनजाति पर चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताएं जानेंगे और जानेंगे टीटी एग्जाम्स में या अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन से आ सकते हैं। इसके अलावा स्कूली स्टूडेंट्स को भी जो है जनजातियों की जानकारी होनी चाहिए, कॉमन नॉलेज, और सिलेबस में भी आपके जो है वो जनजातियों से संबंधित चैप्टर्स रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं भील जनजाति से, इसके बाद पढ़ेंगे गोंड जनजाति, फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। भील शब्द आया कहां से देखते हैं तो संस्कृत के भिल या तमिल के बील से बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। भील शब्द की मुख्य उत्पत्ति मानी जाती है तमिल के बील से, जिसका अर्थ होता है धनुष। धनुर्धानी होने के कारण इन्हें भील, और भील का अपभ्रंश होने के बाद इन्हें भील कहा जाने लगा। तो ये हो गया शब्द कहां से व्युत्पत्ति हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इनकी भाषा भीली है। भील जनजाति की भाषा भीली, आसानी से याद हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना। अब देखते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की भाषा में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ये जनजाति कहाँ निवास करती, तो वेस्ट एमपी जो है, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, वहां भील जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी एमपी में कहां पर, पश्चिमी एमपी में सारा वेस्ट एमपी के जो जिले हैं, मुख्य रूप से धार, झाबुआ, झाबुआ से अलग होकर बना अलीराजपुर में, बड़वानी, खंडवा, इन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, और गुना में भी इनकी कुछ संख्या देखी जाती है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो ये हम देंगे कि पश्चिमी एमपी में भील जनजाति पाई जाती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, टी.बी. नायक। टी.बी. नायक जो हैं, इनकी क्वेश्चन थी इनकी पुस्तक है द भील्स आ स्टडी। इस पुस्तक में भील जनजाति के बारे में विवरण है। ये भील जनजाति के विषय में लिखा है। तो पूछ सकते हैं भील जनजाति के बारे में पुस्तक कौन सी है, द भील्स आ स्टडी, भील एक अध्ययन, किसने लिखी है, टी.बी. नायक में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से, जैसे भील मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति, गोंड इसके बाद सेकेंड नंबर की, जो भी इसके बाद हम पढ़ेंगे, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ रहते हैं और पुस्तक क्या है, ये पढ़ा। अब हम जानते हैं कि भील जो है इनकी कुछ उपजातियां भी हैं। देखिए, एक जनजाति जो है वो अपनी उपजातियों में डिवाइड होती है। ये हर संप्रदाय, हर समुदाय में देखा जाता है। तो भील की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जो उपजाति है वो है भिलाला। भील की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी उपजाति भिलाला। भिलाला और अंदर जंगलों में पाई जाने वाली उपजाति है, जो समाज की मुख्य धारा से भी बहुत दूर है। अभी जंगलों में निवास करते हैं, बहुत कम शिक्षित या ना के बराबर शिक्षित हैं और एकदम जंगली हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो हमें और उपजातियां पढ़ना है वो तबड़ी और उमरी। ये इनके बारे में स्पेशल है कि ये इस्लाम धर्म को मानने वाली जातियां हैं, मतलब मुस्लिम भील कहलाते हैं। तबड़ी और उमड़ी जो है वो मुस्लिम भील कहलाते हैं। ये आपको इसके अलावा जानकारी होनी चाहिए। और भी उपजातियां जैसे बरेला है, इनमें कोई विशेषता नहीं है, विशेष पढ़ लें। फिर कुछ उपजातियों के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे भी, बरेला, पटालिया, ठीक है, बिगास, ये इसकी अन्य उपजातियां हैं। ठीक है, मुख्य क्या थी, भिलाला थी, जो भील की सबसे बड़ी उपजाति ही, अब पिछड़े भील कहलाते हैं भिलाला। ठीक है, और तबड़ी उमड़ी, आप ध्यान रखें कि तबड़ी उमड़ी जो है वो कौन है, मुस्लिम भील कहलाते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले कहलाते हैं।
और भी अन्य उपजातियां हैं जैसे बरेला, पटालिया, बिगास और एक और नाम आता है हाँ रफियास। ये भी जो हस्ती हैं वो भीलों की उपजातियां हैं। ठीक है, ये इसमें हमने देख लिया भील की उपजातियां कौन कौन सी हैं। तो ये तो हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अब तबड़ी उंगली याद रखें, भिलाले याद रखें, ये ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष नाम होते हैं, वर्ग होते हैं। जैसे हर धर्म में, हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ऐसे इसमें भी जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे बदमो या भगत, बदमो या भगत सबसे पवित्र व्यक्ति। जैसे हिंदू सनातन धर्म में ब्राह्मण जो है उनको पवित्र माना जाता है, ऐसे यहाँ बदमो या भगत जो है सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं। इसके अलावा पुजारो, नाम से स्पष्ट है, पुजारो मतलब पूजा आदि करने वाले। ठीक है, लेकिन ये पुजारो जो यहाँ पर है पूजा के साथ साथ औषधियों, ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा पुजारों से पूजा आदि करने वाले, लेकिन ध्यान रखना भीलों में जो पूजा अनुष्ठान काम करते हैं वो भगत भील करते हैं, और पुजारो जो है वो वैद्य होते कुल मिला के औषधियों का कार्य करते हैं, औषधियों से उपचार करते हैं। इसके बाद कोटवार एक बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सब जातियों में, सारी जनजातियों में कोटवार पद होता है जिसका काम होता है प्रशासन करना। प्रशासन मुखिया नहीं होता, एक प्रकार का दरोगा या हवलदार, इस प्रकार से इसकी पोस्ट होती है जो प्रशासन करता है। ठीक है, नियंत्रण का काम उसका रहता है, दंड देना या जो भी हमारे यहाँ पुलिस का काम होता है वो इस प्रकार से जनजातियों में जो है कोटवार का काम होता है। इसके बारे में हमारे गांव में भी एक कोटवार व्यवस्था है, उससे आप परिचित होंगे क्या काम उसका होता है। ठीक है, इसके अलावा जनजाति जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी विशेषताओं में मालूम होती है वस्त्र क्या पहनते हैं। कभी कभी वस्त्र भी देखे जाते हैं, कोई विशेष यदि वस्त्र पहनते तो वो आ जाता है कोई ये अंगरखा इसमें स्पेशल है। बाकी सामान्य जनजाति द्वारा सारी जनजातियां भोजना की शौकीन होती हैं। आभूषण जो उपलब्ध होते हैं मुख्य रूप से चांदी या कोई विशेष कामन धातु के उसके आभूषण पहनते हैं। लेकिन यहाँ जो वस्त्र है अंगरखा, ये भीलों की विशेषता है, ये मुख्य रूप से स्त्रियां धारण करती हैं अंगरखा वस्त्र। और पुरुष जो होते हैं वो धोती, बंडी और पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, पुरुष सामान्य धोती, बंडी और पगड़ी, ये कॉमन है, इसमें कोई विशेषता नहीं। फिर भी कभी कभी गहराई से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे भी एमपीपीएससी में लेटेस्ट क्वेश्चन बना, हालांकि बाद में कैंसिल कर दिया गया था, कुछ विवाद थे, तो ठीक है, फिर भी मालूम होना चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो भील होते हैं वो बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं, बांसुरी वादक होते हैं, ये इनका हॉबी होती है पुरुषों की। तो ये भी ठीक है, बांसुरी वादक होते हैं। पूछ सकते हैं कौन सी जनजाति जो है वो बांसुरी बजाने की शौकीन होती है या बांसुरी वादक होती है, तो भील जनजाति। अब बात आती है वस्त्र के बाद, क्या भोजन करते हैं ये, इनके भोजन की विशेषताएं क्या है, तो वो हम जान लें कि भीलों की भोजन की क्या विशेषताएं हैं। तो भोजन में मुख्य रूप से ये ताड़ी या महुआ का जो शराब है, ताड़ी, ये भी शराब का एक प्रकार है, इसका ये इनका प्रमुख पेय है। और सबसे स्पेशल बात है, कड़कनाथ मुर्गे का शिकार करते हैं। कड़कनाथ मुर्गा का शिकार, ये अलग से भी हम पढ़ेंगे। इसको जीआई टैग मिला है, जो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है उसके मांस को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद है, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिले में भी पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के झाबुआ राजपुर में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ की कड़कनाथ के काले मीट को जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ से पीछे रह गया। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कड़कनाथ मुर्गा किस क्षेत्र का है, कौन सी जनजाति इसका शिकार करती है, पालती है, तो भील जनजाति और झाबुआ क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट था। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने देखा, ये हो गया आपका वस्त्र हो गए, इसके बाद हम देखते हैं फाल्या, इनके निवास स्थल। फाल्या क्या है, ठीक है, तो और क्रू, दो चीज देख लें। ये हो गया निवास, फाल्या मतलब हो गया प्राय गांव, भीलों के गांव, निवास स्थल गांव मोहल्ले, ठीक है, ये कहलाएंगे फाल्या, उनको फाल्या कहते हैं।
टोलियां जहां वो रहते हैं वो, और इनके घर या मकानों को क्या बोलते हैं? क्रू कहते हैं। तो ये हो गया निवास स्थल। कृषि कौन सी करते हैं? तो कृषि करते हैं ये दजिया कृषि या चिमटा कृषि कहलाती है। इनकी कृषि की पद्धति को जो है वो दजिया या चिमटा कृषि होते हैं, कृषक मजदूर होते हैं। इसके अलावा कॉमन जो व्यवसाय रहेगा जैसे वनोपज संग्रह करना, आखेट करना, मत्स्य आखेट करना, पशु पक्षियों का शिकार करना, ये कॉमन चीजें सारी जनजातियों में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है इनकी कृषि को पूछते हैं दजिया कृषि कौन करता है, क्योंकि जनजातियों की कृषि के अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग कृषि के नाम पढ़ते हैं हम, तो जो स्पेशल वो पढ़ने पड़ेंगे। तो कृषि दजिया चिमटा। अब इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें गमेती जो है वो मुखिया कहलाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है गमेती क्या है? ठीक है, गमेती का संबंध किस जनजाति से? गमेती जो है वो मुखिया। और भी लोग बड़ा एक कॉमन संबोधन करते हैं मामा। ठीक है, मामा इनका प्रिय संबोधन है। हर किसी अपने परिचित को जिनसे ज्यादा जान पहचान नहीं होती वो मामा कह के संबोधित कर देते हैं। सबसे प्रिय संबोधन जो है वो इनका मामा है। ठीक है, तो ये आ गया गमेती और मामा। अब एक और नाम आता है इनका राजा पंथा। इनमें तो राजा पंथा क्या है? इनके शक्तिशाली देवता हैं। ठीक है, इसके अलावा सारी भील जो है शंकर जी, महादेव, गणेश की पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है जो मेन अलग से नाम अपन को देखना है जनजातियों के बारे में जिनको अपना पहचान देते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो राजा पंथा का नाम रखिए। ये इनके शक्तिशाली देवता हैं जिनका पूजन करते हैं शक्ति के लिए। इसके अलावा घोड़े और सर्प जैसे जानवर की जो है उनको भी वो भगवान स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो घोड़े और सांप की पूजा करते हैं। राजा पंथा एक शक्तिशाली इनके देव है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात भीलों के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, झाबुआ जिले का प्रमुख त्योहार भगोरिया। भगोरिया भगोरिया क्या है? भगोरिया एक पर्व है। ठीक है, मुख्य रूप से झाबुआ, इसके अलावा अलीराजपुर में भी धार खरगोन जहां भील निवास करते हैं वहां ये भगोरिया पर्व मनाया जाता है। 7 दिन का पर्व होता है। होली के आसपास ये 7 दिन का पर्व होता है। सबसे पहला जैसा मैंने बताया होली के आसपास, तो पहला फर्स्ट 2 डेज जो हैं 7 दिन अलग अलग 3 भागों में डिवाइड होते हैं। गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। यदि सारा कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप सुन के काम चलाएं, उसके बाद आप नोट करें। तो गुलालिया क्या है? ये पहले 2 दिन है। ठीक है, फिर 3 दिन बीच के और लास्ट में फिर 2 दिन उजाड़िया के। तो गुलालिया के नाम से गुलाल लगाना, किस गुलाल लगाएंगे? सामान्यतः भगोरिया एक प्रणय पर्व है, मतलब प्रेम का प्रतीक पर्व है। इसमें भील नवयुवक नवयुवतियों की प्रेम विवाह होता है। तो गुलालिया में जो युवक जो है युवती को गुलाल लगाता है, और मान लो वो युवती उस युवक को उलट के गुलाल लगा दे, तो माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब ये अगले चरण में जाएगा। ठीक है, फिर अगले चरण क्या है? गोल गधेड़ो। ये मुख्य विवाह है। इसमें युवक युवती जो है वो आपस में इकट्ठे होकर भाग जाते हैं, और यदि वो पकड़ में नहीं आते तो उनका विवाह कर दिया जाता है। आजकल ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब ये नाम इन्हीं के रह गए हैं, लेकिन पारिवारिक आपसी सहमति से ही विवाह होते हैं। ठीक है, गोल गधेड़ो। तो गोल गधेड़ो क्या है? ये भी विवाह का एक रस्म हो गई, जिसमें भील नवयुवक नवयुवती जो पसंद करते हैं दूसरे को भाग जाते हैं। परिवार जब पकड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं पकड़ पाते तो उनको फिर वो सामने पेश हो जाते हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है। ठीक, ये गोल गधेड़ो होते हैं। उजाड़िया वो भगोरिया पर्व का अंतिम समय है। अंतिम समय जब आता है तो धीरे धीरे मेले की दुकानें फूटने लगती हैं, उजाड़ सा आ जाता है, वो मेला समाप्त होने वाला होता है। तो अंतिम 2 दिन जो है वो उजाड़िया वहाँ कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये भगोरिया हाट समझ में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। झाबुआ का प्रमुख प्रणय पर्व है भील जनजाति का। 3 भागों में होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया। यहाँ गोल गधेड़ो से क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है और भगोरिया से क्वेश्चन बनता ही है, बहुत महत्वपूर्ण। अब हम देखते हैं इनके और कौन से विवाह हैं, ठीक है, जो फेमस हैं, पूछ सकते हैं। भगोरिया भी विवाह पर्व है जिसमें गोल गधेड़ो एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सी वैवाहिक परंपराएं हैं। तो एक विवाह में होता है नात्रा विवाह। नात्रा विवाह जो है वो विधवा पुनर्विवाह है। नात्रा विवाह ये पूछ सकते हैं। गोल गधेड़ो बता चुका हूं मैं आपको, और भी है घर घुसी,
जिस महिला को किसी पुरुष या नवयुवती को किसी युवक पसंद होता है, उसके घर में जाके रहने लगती है जबरन वो, उसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है, घरगुसी विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह, नाम पूछ जाते हैं, घरगुसी विवाह किसमें है, गंधर्व विवाह है। ठीक है, और भी हैं, जैसे नाम आते हैं सेवा विवाह, अपहरण विवाह, तो ये कॉमन है। अपहरण विवाह अन्य जनजातियों में भी पाए जाते हैं, गंधर्व विवाह भी अन्य जनजातियों में होते हैं। विनिमय विवाह, विनिमय मतलब कुछ लेन देन करके विवाह करना, दहेज वगैरह देना। ये वधु धन का परंपरा होना, कि वधु के उल्टा दहेज में दिया जाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जो भीलों के बारे में अंतिम पॉइंट पढ़ना है, जो जिससे क्वेश्चन बनता है, वो है दापा प्रथा। दापा मतलब एक प्रकार की दहेज प्रथा है, लेकिन ये अपने यहाँ चलने वाला परंपरागत दहेज नहीं, इसमें उल्टा होता है। इसमें वर पक्ष देता है, किसको देगा, स्वाभाविक वधु पक्ष को। वर पक्ष वधु पक्ष को दहेज देता है वधु के बदले। ठीक है, इसलिए विनिमय विवाह का एक प्रकार हो गया। ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। 2016 से, अक्टूबर 2016 से दापा विवाह को समाप्त करने के लिए, दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए ये चला जाए। दापा प्रथा क्या है, एक प्रकार की दहेज प्रथा है, जो वर पक्ष वधु पक्ष को दहेज देता है। समाप्त करने के लिए क्या चला जाए, साथीदार अभियान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या अंतिम बिंदु और देख लेते हैं। कुछ नृत्य विशेष होते हैं, जो वहां से क्वेश्चन बनता है, कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो वो एक केहरवा नृत्य होता है गोंडों में, भील जनजाति में, सॉरी। ठीक है, टोडा नृत्य, पड़वा नृत्य। ठीक है, ये नृत्य में विशेष होते हैं। और एक और होता है दागला नृत्य। दागला, टोडा, पड़वा और केहरवा, ये नृत्य जो है वो भील जनजातियां में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भील जनजाति के बारे में बहुत है, इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु कर रहेंगे, भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके अलावा कहाँ निवास करती है, उपजाति भिलाला याद रखना, उम्मीद तबड़ी याद करना, मुस्लिम भील, वस्त्र अंगरखा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भगत से क्वेश्चन बन सकता है, और भोजन में कड़कनाथ से क्वेश्चन बन सकता है, फाले उनका निवास स्थल कुरु घर को आ सकता है, गमेती मुखिया राजा पंथा चल देवता, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, भगवदिया हाट से बन सकता है, गोल गधेड़ों से बन सकता है क्वेश्चन, विवाह नात्रा विवाह महत्वपूर्ण है, और गोल गधेड़ों और घरगीसू जो कि भीलों में होते हैं स्पेशल, और दापा प्रथा सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये यहाँ से भील जनजाति से क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद है भील जनजाति के बारे में आप ठीक है सुनते जाएं और इसको नोट करते जाएंगे। जो ना कर पाए तो वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे। अब हम बात करते हैं, इसके बाद इसी वीडियो में चर्चा करते हैं गोंड जनजाति में। इसमें तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, देख लेंगे गोंड जनजाति की प्रथाओं में और भील जनजाति की प्रथाओं में क्या अंतर है। तो भील शब्द देखा था हमने कहाँ से आया, अब देखते हैं गोंड शब्द किससे बना है। गोंड वो बना था तमिल से, और ये तमिल के लगी हुई भाषा तेलुगु। कौन बना है, तेलुगु से, और गोंड का अर्थ होता पहाड़। ये लोग गोंड जो जनजाति है मुख्य रूप से पहाड़ों पर निवास करती है। ठीक है, इसलिए इन्हें कोंड और कोंड से अपभ्रंश क्या बन गया, वो गोंड बन गया। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया भील और गोंड शब्द में। ये जो है वो प्राग द्रविड़ परिवार की है, प्राग द्रविड़ परिवार की जनजाति। ठीक है, ये तो बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि अपने यहाँ जो जनजातियां हैं वो सारी या तो द्रविड़ परिवार से हैं, या इसके अलावा एक दूसरा परिवार आता है। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जनजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, पूरी की पूरी ठीक है समूह से हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में भील भी आएगी, गोंड भी सारी जाएगी। और गोंड कहाँ के सब परिवार से हैं, प्राग द्रविड़ परिवार से। ठीक है, प्राग द्रविड़ परिवार की तीन ही बस है, कौन सी, गोंड, भील और बेगा, जो प्राग द्रविड़ से है। तो गोंड जनजाति। अब ये हो गए किस परिवार से है, भाषा कौन सी बोलेंगे, तो नाम से है, जैसे भील भील तो गोंड गोंडी, और एक अलावा एक भाषा और होती है डोरली, गोंडी भाषा और डोरली भाषा ये बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा में अंतर आ गया भील और गोंडों की में। अब इनके मेले से क्वेश्चन बनता है। भीलों का मेला कौन सा था, भगोरिया। इनका मेला कौन सा है, स्वांग और मड़ई। स्वांग मेला, मड़ई मेला और तमाशा मेला। ठीक है, ये इनके मेले हैं।
ठीक, तो अंतर आ गया। तो यहाँ भी ये कहाँ पाए जाते हैं गोंड? गोंड जो है वो दक्षिण एमपी में सब, मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा गोंड जो है वो छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। सिवनी है, सिवनी बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गोंड जो है वो छिंदवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है जनजाति। ठीक है, वो कहाँ पाई गई थी? झाबुआ रायपुर में ज्यादा, धार में, और ये पाई जाती है सर्वाधिक कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। ठीक है, अब हम देखते हैं विवाह प्रथा। वहां हमने विवाह लिखा था, कौन सा? गोल गधेड़ों विवाह लिखा था, भीलों में भगोरिया पर्व में जो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं गोंड जनजाति में कौन से विवाह होते हैं। तो सबसे प्रमुख विवाह है गोंड जनजाति में दूध लौटावा। दूध लौटावा जो है वो मामा बुआ के लड़के लड़कियों में होता है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम परिवारों में देखा हुआ। ठीक है, दूध लौटावा जो होता है वो मामा बुआ के पुत्र पुत्रियों में ये संबंध होता है। ठीक है, यहाँ इनमें भी विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। अपहरण विवाह यहाँ भी होता है, जैसा कि मैंने देखा था। अपहरण विवाह का यहाँ नाम होता है पोलीथर विवाह। पोलीथर विवाह जो है वो रियल में अपहरण विवाह है, युवक युवती का अपहरण कर लेता है, उससे विवाह कर लेता है। तो भीलों में इसको मान्यता, गौड़ों में, भीलों में इनको मान्यता दी गई, दोनों जनजातियों में। ठीक है, वहां हमने निवास स्थल पढ़ा था फालिया, और एक था तूघर। यहाँ एक विशेषता, एक विशेष निवास स्थल होता है घोटुल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, पूछते हैं। तो घोटुल में क्या है? घोटुल जो है वो युवक युवतियों का निवास स्थल है। युवक जो गौड़ों के निवास क्षेत्र होता है उसके बीचों बीच घोटुल बनाया जाता है, जिसमें नव युवक नव युवतियां रहते हैं, जहां मुख्य रूप से उन्हें प्रणय की छूट होती है और यौन शिक्षा प्रदान की जाती है घोटुल में। ठीक है, घोटुल में यौन शिक्षा प्रदान की जाती है और प्रणय संबंध स्थापित करने के लिए जो है वो घोटुल में युवक युवतियां रहते हैं। ठीक है, तो घोटुल समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने पुस्तक देखी थी एक भीलों की, जिसका नाम था भील द स्टडी। ठीक है, अब यहाँ एक पुस्तक आएगी, बेरियर एल्विन ने लिखी है। तो बेरियर एल्विन ने इसकी पुस्तक क्या लिखी है? घोटुल के बाद द मुरिया एंड देयर घोटुल। अब आएगा, पढ़ तो हम गोंड को रहे, तो मुड़िया कहाँ से आया? तो मुड़िया गोंडों में सबसे पिछड़ी जाति है। अभी हम पढ़ेंगे, वर्ग विभाजन पढ़ेंगे, इसमें उपजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुड़िया जो है वो गोंड समुदाय की पिछड़ी जाति है। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये पुस्तक जो किसकी लिखी है? ये बुक है बेरियर एल्विन लिखी है। हमने भील में भी एक पुस्तक का नाम पढ़ा था, आपको नोट किया होगा आपने। ठीक है, अब बात करते हैं नृत्य, हमने उनमें पढ़े थे। तो अंतर है, गोंडों के प्रमुख नृत्य है कर्मा। सबसे महत्वपूर्ण, जनजातियों में सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है कर्मा। क्यों है? क्योंकि ये गिनीज बुक में दर्ज होने वाला पहला है, विश्व का पहला, विश्व में पहला नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, जो गिनीज बुक में स्थान पा चुका है। ठीक है, यह विश्व का प्रथम लोक नृत्य कहेंगे, जो इसका नाम गिनीज बुक में लिखा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र पर यह नृत्य होता है, और वाद्य यंत्र का नाम है मंदार। ठीक है, तो मंदार याद रखेंगे। मंदार क्या है? मंदार या कहीं कहीं मांदर भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, मंदार या मांदर बोलते हैं, तो याद रहेगा। ठीक है, ये जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, और विजयदशमी मतलब दशहरा के बाद से नववर्ष आने तक ये चलता है। इसके अलावा अन्य नृत्य भी हैं गोंडों के, सुआ है, सैला है, ऐसे और भी डांस फॉर्म है, लेकिन मुख्य आप याद रखेंगे कर्मा, विरहा है। ठीक है, ये सुआ नृत्य अन्य जनजातियों में भी भीलों के समकक्ष होते हैं। भगोरिया जो भीलों का अग्रज मानते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, सजनी नृत्य है, इसकी प्रधान और भी नृत्य हैं, सजनी, दीवानी, ये भी स्त्री प्रधान है। कर्मा भी जो है वो स्त्री प्रधान होता है, महिलाएं ही ये नृत्य करती हैं। तो आप कर्मा याद रखेंगे विशेष रूप से। इसके अलावा यदि कर पाए तो सुआ सैला भी अब याद कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका गोंड जनजाति का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर्मा का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, विशेष प्रथा है, एग्जाम पूछ जाती है, खहोल पाता। खहोल पाता जो है वो मृत्यु गान है, मृत्यु गान है। मृत्यु, जब कोई गोंड जनजाति में किसी डेथ होती है तो समय गाया जाने वाला गान है मृत्यु गान, ये भी पूछा जाता है।
कृषि पद्धति हमने वहां देखी थी वीडियो में। तो यहाँ कृषि पद्धति है बाड़ी, बाड़ी कृषि पद्धति है, बाड़ी से याद कर लेना, बाड़ी, ठीक है। किचन गार्डन जिनको हम अपने गांव में बोलते हैं, बाड़ी कहा जाता है, घर के पीछे बनाए जाते हैं। तो एक बाड़ी कृषि पद्धति है जिसमें साग सब्जियां, सरसों, तंबाकू, कोदो, कुटकी कम मात्रा में यहाँ लगाए जाते हैं। तो ये गौड़ों की कृषि पद्धति हो गई। इसके अलावा मुख्य व्यवसाय इनका भी कृषि है, ठीक है। अब इनके देवता, हाँ वहां हमने देवता पढ़े थे, राजा पंथा विशेष। गौड़ों के मुख्य देवता है दूल्हा देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ये जो है। इसके अलावा ये भी सर्प की पूजा करते हैं और नारायण देव वगैरह भी, ठीक है। तो दूल्हा देव, इसमें ठाकुर देव जो है भूमि के देवता होते हैं, गांव के भूमि के देवता होते हैं ठाकुर देव, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भूमि के देवता है ठाकुर देव। गांव के प्रधान देवता या आसपास जो भूमि क्षेत्र है उसके प्रधान देवता जो है वो ठाकुर देव होते हैं। अब अंतिम पढ़ेंगे गौणों के जो प्रकार हैं, या हम इसको कह सकते हैं उपजातियां हैं। दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहली है निवास के आधार पर, निवास के आधार पर 3 प्रकार। पहला प्रकार है राजगौण, फिर दूसरा होता है धुरगौण, और तीसरे हैं मुरिया और मारिया। जो राजगौण होते हैं वो होते हैं भूस्वामी, धुरगौण होते हैं सामान्य वर्ग, और जो मुरिया मारिया में अभी पहले ही पढ़ा था पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जनजाति, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राजगौण कौन होते हैं भूस्वामी। जैसे हमने जो रानी अवंतीबाई या दुर्गावती का नाम सुना है, सॉरी दुर्गावती, अवंतीबाई लोधी थी, रानी दुर्गावती का नाम सुना है, ठीक है। तो वो जो है वो राजपूत समुदाय से, ये प्रशासक वर्ग है इनका, ठीक है। चलिए ध्यान रखना रानी दुर्गावती है ना, अवंतीबाई तो लोधी रानी थी, ठीक है, लोधी समुदाय से थी। तो गौण जनजाति की उपजातियां हो गई। अब हम पढ़ते हैं व्यवसाय के आधार पर अंतिम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं व्यवसाय के आधार पर। सबसे पहला प्रकार है अगरिया, नाम से लग रहा है आग, ठीक है। तो अगरिया आग, आग से क्या करेंगे, लोहे का काम करने वाले, लोहा पिघलाने वाले, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ठीक है। इसके बाद होते हैं प्रधान या प्रधान, तो ये होते हैं पुजारी लोग। इसके बाद होती है इसी में ओझा, तो ये तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक लोग, ठीक है, पंडिताई करने वाले। इसके बाद इसमें होते हैं सुरहास, तो ये होते हैं बढ़ई। हालांकि इनको याद रखना, इनको ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अंतिम होता है कोयला भूतिस, कोयला भूतिस। ये कोयला भूतिस होते हैं, ये नाच गाते हैं, नृत्य गान करते हैं, शहरों में आते हैं, नाच गाकर कमाई करते हैं, ठीक है। तो गौण जनजाति, गौण जनजाति में प्रमुख रूप से क्या देखा हमने, सबसे पहले गौण जनजाति उत्पत्ति तेलुगु से हुई, प्राक द्रविड़ प्रजाति के भाषा गोंडी, ये डोगरी भाषा है, सर्वाधिक छिंदवाड़ा में पाई जाती है, जो दक्षिण मध्य प्रदेश में वहां पाई जाती है गौण, ठीक है। स्वांग इनका मेला है, स्वांग मड़ई, विवाह दूध लौटावा जो माता मामा बुआ में होता है। इसके अलावा भोटुल एक घर है जहाँ युवक युवती एक साथ रहते हैं और प्रणय संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमने देखा कि पुस्तक का नाम देखा गया द मुरिया एंड डियर भोटुल, भोटुल के हिसाब से बेरियल एल्बम की लिखी हुई। हमने देखा कि गौण जनजाति में कर्मा नृत्य नाचा जाता है, जो प्रमुख रूप से विश्व में गिनीज बुक में लिखा जाने वाला पहला डांस फॉर्म है जनजातियों का। खौल पाता जो है वो मृत्यु गान देखा, बारी कृषि पद्धति है इनकी। इसके अलावा हमने देखा इनके देव, दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव जो भूमि के देवता हैं। और अंत में हमने देखा कि निवास के आधार पर गौणों के प्रकार, राजगौण ध्यान रखेंगे ये भूस्वामी होते हैं, शासन प्रशासक गौण होते हैं धुरगौण सामान्य वर्ग, और मुरिया मारिया पिछड़ा वर्ग। इसके अलावा व्यवसाय के आधार पर जो देखे हमने अगरिया, प्रधान, ओझा, अगरिया लोहे काम करने वाले, प्रधान पुजारी, ओझा तांत्रिक, और सुधार बढ़ई और कोयला भूतिस। उम्मीद है ये 2 जनजातियां आपको बहुत समझ में आई होंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपको ऐसे
वीडियो दे सकें।